गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आपके। और आज अपन दो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं पीजीपीपी के, जिसमें एक क्वेश्चन अपन करेंगे डायरेक्ट मेथड से सोल्व और दूसरा करेंगे अपन इनडायरेक्ट मेथड से अपन क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर क्या डिफरेंस है डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में। तो ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में अगर आपको पी एंड एल अकाउंट दे रखा है, बड़े वाले क्वेश्चन में अगर आपको पी एंड एल अकाउंट दे रखा है या फिर आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है, तो वो होगा आपका इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन। सर मान लो हम अकाउंट का नाम भूल गए, इन दोनों का भूलना तो नहीं चाहिए बट हम भूल गए, तो हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में। ध्यान रखना, अगर आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें उसमें अगर आपको पी एंड एल अकाउंट वगैरह कुछ भी अकाउंट दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अकाउंट दे रखा है, उसके लास्ट में अगर आप देखोगे, अगर आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ नेट प्रॉफिट लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये आपका इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है। ये आपका कौन सा रहेगा? इनडायरेक्ट मेथड का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। सर डायरेक्ट टैक्स का कौन सा रहेगा? डायरेक्ट टैक्स का नहीं सर, डायरेक्ट वाला कौन सा रहेगा मेथड अपना? उसमें आपको क्या दे रखा होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी अपन अभी सोल्व करेंगे, उसमें आपको बता देता हूँ कि आपका डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन कैसा आएगा। डायरेक्ट मेथड में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा, जहाँ लास्ट में आपको नेट प्रॉफिट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा सीधा। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 को अपन सबसे पहले सोल्व करेंगे, और ध्यान रखना इस क्वेश्चन को अपन दोनों वे से सोल्व करेंगे, नॉर्मल प्रोविजन से भी सोल्व करेंगे और 115 बीएससी से भी सोल्व करेंगे, और फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर निरंजन ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है डॉक्टर निरंजन करके, इसका एज कितना है? 60 साल है। ध्यान रखना इसका एज 60 साल है। जब आप नॉर्मल प्रोविजन से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपका बेसिक एग्जाम्शन जो लिमिट रहेगा वो आपका 3 लाख हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे इज रनिंग ए क्लिनिक इन सूरत, हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 इज एज अंडर। अब देखो अपन को क्या क्या दे रखा है। मेडिकल कंज्यूम्ड दे रखा है। अब इसका क्लिनिक है तो पता है मेडिकल का सामान तो आएगा, उसका खर्चा तो होगा, तो ये अलाउड हो जाएगा। स्टाफ को सैलरी दिया, अलाउड है। क्लिनिकल कंज्यूमेबल्स आए इसके, वो अलाउड है। इसने रेंट पे किया है, अगर क्लिनिक के लिए किया है तो वो अलाउड है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस किया है, अलाउड है। अमाउंट पे किया है उसने साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अब बता क्लिनिक है तो भाई साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा करेगा वो। अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से जाते हो तो आपको अलाउड हो जाएगा, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाली। और आपका नेट प्रॉफिट दे रखा है। इनकम की बात करें तो आपको कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस, इसका इनकम हुआ है, आपको आपने कंसल्टेंसी दी एज ए डॉक्टर, तो ये आपको इनकम बन जाएगा। इनकम टैक्स का रिफंड आया है, उसमें से 5,000 का तो प्रिंसिपल का रिफंड है और 450 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला है। तो पता है इंटरेस्ट आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, और जो इनकम टैक्स का रिफंड है 5,000 रुपये, वो कहीं भी आपका टैक्सेबल नहीं होता है। तो ये वाला इसका डिसअलाउड है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन पता है इनडायरेक्ट मेथड में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपन सबसे पहले लिखते हैं सर नेट प्रॉफिट, ये अपन लिख दिया नेट प्रॉफिट 4,40,400। अब ध्यान रखना सबसे पहले आपको ये 5,450 रुपये डिसअलाउड हो जाएगा, तो मतलब आपने इससे अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया था, इनकम बढ़ाया था मतलब प्रॉफिट बढ़ा दिया था। अब आपको प्रॉफिट को कम करना है तो आप इसको प्रॉफिट को आप कम कर दोगे। चलिए डिविडेंड फ्रॉम यूनिट ऑफ यूटीआई, आपको यूटीआई की यूनिट से आपको डिविडेंड मिला है। डिविडेंड आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, और ये ग्रोथ मिला है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, तो यहाँ पे अपन इनकम को वापस अपनी कम कर देंगे। विनिंग हुआ है आपको, विनिंग का इनकम आया है आपको, विनिंग का इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, तो यहाँ पे आप 35,000 आप वापस कम कर देने वाले हो। यहाँ ध्यान रखना कि जो आपको विनिंग का इनकम हुआ वो नेट है, नेट है, इसका मतलब उसको ग्रोस करना पड़ेगा। ये टीडीएस कटने के बाद है, टीडीएस कटने से पहले वाला अमाउंट आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, तो ये आपका आएगा पीजीबीपी। अगर मैं आपका यहाँ पे बात कर लूँ अदर सोर्सेज का भी, तो यहाँ पे अदर सोर्सेज में आपका एक तो इनकम टैक्स का रिफंड का ब्याज आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड का आपका ब्याज यहाँ पे आपका टैक्सेबल हो जाएगा, तो इनकम टैक्स रिफंड तो यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा, तो आपका 450 रुपये ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये वाला। सेकंड डिविडेंड आपका 10,500 यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, और जो विनिंग का इनकम है वो टोटल टैक्सेबल होगा। ये कह रहे हैं 37,000 तो हमने पीजीपीपी में लिया है, बट आपका बिफोर टीडीएस आपका क्या था, 15,000 का टीडीएस भी कटा है, तो बिफोर टीडीएस आपका हो गया 50,000 का इनकम, तो 50,000 रुपये आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा।
सर रेंट मिला है हमको 27,000 का, वो देखना पड़ेगा भाई रेंट कौन सी चीज का मिला है, उसके हिसाब से अपन अलाउड या डिसअलाउड इसको करने वाले हैं। चलिए अब अपन इंफॉर्मेशन को देखते हैं नीचे वाली को। रेंट जो आपने पे किया है, रेंट पेड, ये वाला पॉइंट, इंक्लूड ₹30,000 पेड बाय चेक टूवर्ड्स रेंट फॉर हर रेजिडेंशियल हाउस इन सूरत। सूरत में वो घर किराए पे रहता था, तो उसका किराया पे किया उसने 30,000 रुपए, जो आपकी बिजनेस के रेंट पेड में इंक्लूड है। नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपका पर्सनल नेचर का खर्चा है, तो इसको अपन को डिसअलाउड करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया था ना, इसने 90,000 से अपने प्रॉफिट को कम कर दिया था। डेबिट में डाला मतलब प्रॉफिट को कम किया, अपने खर्चा डाला है 90,000 का, इसको डालना कितना चाहिए था सर 60,000 रुपए, तो 30,000 से अपना प्रॉफिट बढ़ा दो आप। 30,000 से अपना प्रॉफिट क्या कर दोगे आप, बढ़ा दोगे। ये बढ़ा दिया आपने प्रॉफिट, ठीक है। अगला, क्लिनिक इक्विपमेंट कौन कौन से हैं इसके पास। इसका ओपनिंग WDV है 1/4 को वो रहेगा 5 लाख रुपए, और 7/12 को इसने और परचेज किया है 2 लाख रुपए का। अब मेरी बात समझना, इसको डेप्रिसिएशन मिलेगा, इसको डेप्रिसिएशन मिलेगा, पर इसका जो ओपनिंग है, तो ये सारा प्लांट एंड मशीनरी है, ध्यान रखना ना, तो ओपनिंग वाले पे तो इसको 15% मिल जाएगा। अब जो इसने 2 अक्टूबर या उसके बाद में परचेज करा है, तो उसपे इसको हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, यानी उसको 7.5% ही मिलने वाला है। तो टोटल इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 5 लाख पे 15% कितना आता है, 75,000, और 2 लाख पे 7.5% अपना 15,000 रुपए। तो इसका टोटल जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 90,000। तो आप यहाँ पे 90,000 क्या करोगे, लेस कर दोगे। सर बुक का डेप्रिसिएशन अपन ने ऐड नहीं करा, तो एक बात बताओ, ये अपन को जो बुक का इनकम एक्सपेंडिचर दे रखा है, इसमें डेप्रिसिएशन कहीं दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, मतलब इसने बुक में बुक ही नहीं किया है, तो अपन को ओनली इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन लेस करना रहता है। चलिए, रेंट रिसीव्ड related to residential house property situated at Surat, gross annual value of ₹27,000. The municipal tax paid of ₹2,000 paid in December 2024 has been included in administrative expense. अब ध्यान रखना, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है ना, ये वाला, सर कौन सा वाला, ये वाला, और जो रेंट है 27,000 का, ये वाला, तो ये कह रहा है रेंट, इसका सूरत में घर भी है, वहां से इसको 27,000 का रेंट आया है, तो हाउस प्रॉपर्टी एड में टैक्सेबल होगा, यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ वाला जो इनकम अपन ने बढ़ा दिया है गलती से, उसको अपन कम कर देंगे, इस इनकम को अपन यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है जो अपना 2,000 का जो अपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, ये वाला, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में इंक्लूड है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना हाउस प्रॉपर्टी एड का गेम है पूरा ही। तो यहाँ पे अपन जो 2,000 रुपए से अपने प्रॉफिट को ज्यादा कम कर दिया है, उससे अपन क्या करेंगे, 2,000 से प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। ये अपन ने बढ़ा दिया 2,000 से प्रॉफिट को। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब अपने पास इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है हाउस प्रॉपर्टी हेड की, तो अपन क्या करेंगे, साइड में अपन हाउस प्रॉपर्टी हेड का भी एक हेड बना देंगे। हाउस प्रॉपर्टी का भी बना दिया अपन ने, हाउस प्रॉपर्टी का बना दिया। अपन को 27,000 रुपये रेंट मिला है, यहाँ पे 2,000 अपना म्युनिसिपल टैक्स है, क्योंकि अपना ये 27,000 क्या है, ये अपना ग्रोस एनुअल वैल्यू है 27,000 रुपये अपना, तो इसमें से अपन को म्युनिसिपल टैक्स लेस करना रहेगा। अपने 2,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्स लेस कर दिया, तो अपने पास बचा 25,000 रुपये। इसमें से अपन को एक तो इंटरेस्ट का मिलता है, एक अपन को 30% मिलता है, बस अपन को 2 डिडक्शन यहाँ पे लेने रहेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सी रिसीव्ड सैलरी ऑफ ₹7,500 पर मंथ फ्रॉम फुल केयर हॉस्पिटल विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस। ये कह रहा है इसको 7,500 का सैलरी भी मिलता है, मतलब कहीं जॉब भी करता होगा साथ साथ में, तो वहां से इसको 7,500 रुपये पर मंथ का उसको सैलरी भी मिलता है, जो इसका कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस में इंक्लूड नहीं करा है इसने। अच्छी बात है, नहीं करा है, करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आपका इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होने वाला है। तो यहाँ पे अपन एक हेड और बना देते हैं, इसका नाम रखते हैं सैलरी। तो इसको सैलरी कितना मिला सर, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 12, 90,000 का उसको सैलरी मिला है। चलिए सर यहाँ तक हमको समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं, डॉक्टर निरंजन अवेल्ड ए लोन ऑफ ₹5,50,000 फ्रॉम ए बैंक। उसने एक बैंक से लोन लिया है 5,50,000 रुपए का, फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हर डॉटर। अपनी बच्ची के पढ़ाई के लिए उसने लोन लिया है 5,50,000 रुपए का। इस साल में उसने क्या किया ना, 1 लाख का लोन रिपेमेंट कर दिया। सी रिपेड प्रिंसिपल ऑफ ₹1 लाख एंड इंटरेस्ट देयर ऑन ₹55,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। इस साल का उसने 1 लाख का एक तो हाउस लोन रिपे कर दिया है, और अपने 55,000 का इंटरेस्ट रिपे कर दिया है। उसका हाउस लोन नहीं, सॉरी, एजुकेशन लोन उसने रिपे कर दिया है। तो जो पता है आपको, ये जो एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट अपन लगता है,
उसका अपन को डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80E। ये तभी मिलेगा जब अपना ओल्ड रिज्यूम से टैक्स पे करते हैं, अगर न्यू रिज्यूम से अपन टैक्स पे करते हैं तो अपन को ये डिडक्शन नहीं मिलता है। चलिए फिर सी पेड 1 लाख एज अ ट्यूशन फीस नॉट इन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट फीस डोनेशन टू द यूनिवर्सिटी फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ हर डॉटर। अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए उसने 1 लाख का क्या किया, ट्यूशन फीस पे किया है। 80C में इसका डिडक्शन मिल जाता है, 80C में इसका डिडक्शन मिल जाता है, तो यहाँ अपन कर देंगे 80C। ये भी तभी मिलता है जब अपन ओल्ड प्रोविजन से टैक्स पे करते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹28,000 हैज आल्सो बीन पेड बाय चेक ऑन 27 मार्च 2025 फॉर हर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए इसने खर्चा किया है कितना, 28,000 रुपए का। इसका 80D मिल जाता है, पता आपको 80D में आपको इसका रिडक्शन मिल जाता है। और ये भी तभी मिलता है जब आप ओल्ड प्रोविजन से टैक्स पे करते हो। चलिए फ्रॉम द अबाउ कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर श्रीमती निरंजना फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अब यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़ा, यहाँ तक आपने समझा, यहाँ तक मेरे से एक भूल हुई है, पता है आपको। मैंने निरंजना को निरंजन समझ लिया ना, ये छोटे सा क्लेरिकल मिस्टेक हुआ मेरे से। अब पता लगा कि ये फीमेल है, मेल नहीं है, ठीक है। चलिए इससे अपने क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अब मेरी बात समझना, अपना पूरा क्वेश्चन समझ लिया है, अपन को डिडक्शन पता है कौन कौन से वाले मिलने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे ना, बिजनेस हेड का इनकम निकाल लेंगे। यहाँ से कितना आएगा अपना, निकाल लो। फिर अदर सोर्सेज का इनकम यहाँ पे आ जाएगा अपना, थोड़ा इसको हटा दो भाई। अदर सोर्सेज का अपना इनकम यहाँ पे आ जाएगा जितना भी आएगा। और फिर हाउस प्रॉपर्टी एडमिशन को अपना 30% इसको रिडक्शन देना रहेगा। 30% कितना आएगा, 25,000 का 30% कितना होता है सर, 7,500। तो अपना इनकम बचेगा 17,500, राइट, बराबर। तो ये अपना आ गया हाउस प्रॉपर्टी से। अपना अदर सोर्सेस आएगा 50, 60, 60,950, ये अपना आ गया अदर सोर्सेस से। सैलरी से अपना आएगा, अपन पहले निकाल रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से टैक्स, है ना, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मतलब 115 BAC, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को डिडक्शन मिलेगा 75,000 का, पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 का। तो अपना सैलरी एड से इनकम आएगा 15,000, ठीक है। तो अपना बिजनेस का जो इनकम आएगा वो आएगा, अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फटाफट से आप कैलकुलेट करके बताइए मेरे को। मैं भी कैलकुलेट कर देता हूँ आपके साथ ही। 4,40,400 माइनस 5450 माइनस 10,500 माइनस 35,000 प्लस 30,000 माइनस 90,000 माइनस 90,000 तो कर चुके हैं ना, माइनस 27,000 प्लस 2,000। अपना जो इनकम आएगा 3,04,450। ये अपना बिजनेस हेड से इनकम यहाँ पे आने वाला है। अपन सबको ऐड कर लेंगे तो अपने पास कौन सा इनकम आ जाएगा सर, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। तो एक बार अपन चेक कर लें आंसर से अपने। सबसे पहले अपना सैलरी का इनकम सर 15,000 अपना करेक्ट है सर। हाउस प्रॉपर्टी से 17,500 अपना करेक्ट है सर। बिजनेस से 3,04,000 सर। बिजनेस का इनकम कहाँ आ रहा है आपका सर, बिजनेस का इनकम आपका कहाँ आ रहा है? कुछ आपने एडलेस करना भूल गए हो क्या आप सर? कुछ एडलेस करना भूल गए हो क्या आप? सब कर दिया था बेटा यार, कुछ भूला तो नहीं, सब कर दिया था। ओके हाँ सब कर दिया था अपन ने। देखो 4,40,000, उसमें से अपन लेस किस किस को किया अपने सर, 27,000 अपन ने लेस कर दिया, 10,500 अपन ने लेस कर दिया, 35,000 लेस कर दिया, 5450 लेस कर दिया। उसके बाद 90,000 अपन ने लेस कर दिया डेप्रिसिएशन का। उसके बाद में अपन ने
अच्छा, सॉरी, यहाँ पे अपन एक मिस्टेक कर दिया ना। कौन सा सर? ये वाला साइंटिफिक रिसर्च वाला। मैंने बोला था ना, जब मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था, क्या बोला था? अगर आप 1/5 BAC से टैक्स पे करते हो तो आपको ये डिसअलाउड हो जाएगा, तो ये आपको 1,50,000 यहाँ पे ऐड करना रहेगा, ठीक है। ये रेड पेन से लिख दो, एग्जाम में आप भूल ना जाओ, ठीक है। तो आपका आएगा 4,54,450, इतना आपका बिजनेस हेड से इनकम आ जाएगा। 450 आ गया अपना, और 60,950 अपना आ जाएगा अदर सोर्सेस से अपना इनकम आ जाएगा। तो अपना ग्रोस टोटल इनकम जो आएगा वो आएगा 5,47,900 अपना टोटल इनकम आ जाएगा। और अपन डिफॉल्ट टैक्स रिजिम यानी कि 115 BAC से टैक्स पे कर रहे हैं, तो अपन को कोई भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो अपना टोटल इनकम ही इतना आ जाएगा 5,47,900। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को अगर अपन किससे सॉल्व करें? अगर अपन नॉर्मल प्रोविजन से सॉल्व करते हैं, नॉर्मल प्रोविजन से अगर अपन सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहली बात तो अपन को 1.5 लाख का रिडक्शन मिल जाएगा। तो इससे अपना इनकम क्या आएगा? कम हो जाएगा। देखो, अपन यही लिखते हैं, ये वाला इनकम 5,47,900 लिखते हैं। इसमें से अपन पहले 1.5 लाख रुपए अपन कम कर लेते हैं, ठीक है। ये 1.5 लाख रुपए अपन ने कम कर लिए। सर सेकंड, अपन को पता है सैलरी हेड में अपन को डिडक्शन कितना मिला था? 75,000 का मिला था। नॉर्मल प्रोविजन आपको 50,000 का मिलेगा, तो 25,000 अपना डिडक्शन भी अपने यहाँ पे कम हो जाएगा। तो उससे अपना इनकम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा 25,000 से। ये बढ़ गया है, 25,000 इनकम बढ़ गया, और 1.5 लाख से अपना इनकम कम हो गया, तो अपना टोटल इनकम आएगा 4,22,900। अब ध्यान रखना, जो अपन को डिडक्शन उस टाइम नहीं मिले, 80C वाला, 80D वाला, 80E वाला, जो कितना था? एजुकेशन लोन पे अपन को मिला था 80E 55,000 का, यहाँ मिल गया। 80D अपन को 28,000 का, ये मेडिक्लेम वाला मिल गया। और 80C ट्यूशन फीस अपन को 1 लाख का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो अपना टोटल इनकम जो आएगा 2,39,900 यहाँ पे आने वाला है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आया। एक बार से इस क्वेश्चन को आप फटाफट से खुद से देखेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे ना, आगे वाला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो सर क्या आप हमारे लिए रुकने वाले हो? आंसर इज नहीं। तो हमें सर कैसे देखना है इस क्वेश्चन को? वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को एक बार वापस से चेक करोगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 अपन देखेंगे। यहाँ पे मिस्टर राजीव करके एक आदमी है, जिसका एज कितना है सर? 50 ईयर्स है, मतलब 50 साल का एज है। सर आपने एक चीज नहीं बताया हमको वहां पे, अरे एक चीज भूल गया सर। 80D में जो डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ 25,000 का मिलता है ना। आपने यहाँ पे 28,000 का डिडक्शन क्यों दे दिया? आपने यहाँ पे 28,000 का डिडक्शन क्यों दे दिया? इसका रीजन तो आपने मेरे से पूछा ही नहीं। देखो यहाँ पे अपन डिडक्शन कितना दिया उसको? सर आपने उसको डिडक्शन दिया है 28,000 रुपये का, तो यहाँ पे तो 25,000 का ही मिलता है ना मैक्सिमम। पता है आपको, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको कितना मिलता है? 50,000 मिलता है आपको। और यहाँ पे ये जो बंदा है वो कितने साल का है? 60 साल का है, 60 साल का, इसलिए इसको 28,000 का यहाँ पे रिडक्शन मिल गया था। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। चलिए, मिस्टर राजीव करके एक बंदा है, जिसका एज है 50 साल, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल है एंड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। प्रैक्टिसिंग क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसने अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया है और बोला कि भाई मेरा कंप्यूटेशन बनाओ। तो उसका जो ओपनिंग केस था सर 12,000 रुपये था बैंक में। सी होके बैंक में सिर्फ 12,000 रुपये, ठीक है। उसको फीस मिला प्रोफेशनल सर्विसेज का 59,38,000। उसको रेंट मिला है 50,000 का, और उसको मोटर कार का लोन है फ्रॉम कैनेडा बैंक। उसका उसने मोटर कार से लोन लिया है कितने का सर? 2.5 लाख रुपए का, ठीक है सर। 2.5 लाख का लोन रिसिप्ट पेमेंट में, भाई जो भी रिसिप्ट होता है अपने को, वो सब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आता है। जो अपन पेमेंट करते हैं वो भी अपना पेमेंट अकाउंट में आएगा। उसने स्टाफ को सैलरी दिया है 21,50,000 का। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस करा है 11,48,000 का। ऑफिस रेंट उसने पे किया है 30,000 रुपए का। हाउस लोन का उसने रीपेमेंट किया है, उसमें से 88,000 उसका इंटरेस्ट है। अगर अपन नॉर्मल प्रोविजन से जाएंगे तो इसका अपन को 80C में इसका रिडक्शन मिलेगा। सर 80C में इंटरेस्ट का नहीं, 80C में मिलता है हाउस लोन का रीपेमेंट का आपको रिडक्शन मिलता है, मतलब उसको 1 लाख में उसका रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। और जो 88,000 है उसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसका रिडक्शन मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको 80C मिल जाएगा यहाँ पे। मोटर कार एक्वायर्ड इन जनवरी, उसने जनवरी में गाड़ी खरीदी है अकाउंट पे ही चेक से, तो उसने 4,25,000 का पेमेंट किया है, इसका उसको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम उसने पे किया है, उसका उसको 80D मिल जाएगा। उसने बुक्स परचेज करी है 20,000 रुपए की, उसको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। सर कंप्यूटर परचेज करा है 1/11/2024 को, हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, पर इसको यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। सर उसने ड्रॉविंग्स करी है, मतलब उसने पैसा निकाल लिया बिजनेस से, कोई बात नहीं, निकालते हैं, सब निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसको सब्सक्रिप्शन लिया है 80C में, उसको रिडक्शन मिल जाएगा।
मोटर कार का मेंटेनेंस का खर्चा दिया है, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, और क्लोजिंग बैलेंस अपन को यहाँ पे दे रखा है। तो अपन को डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, अपन को फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ही ऑक्यूपाइज 50% ऑफ द बिल्डिंग फॉर ऑन रेजिडेंट एंड लेट आउट द बैलेंस फॉर रेजिडेंट यूज एट ए मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। उसकी जो टोटल बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग है, उसका 50% तो वो खुद ऑक्यूपाई करके रखता है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और 50% को उसने रेंट पे दे रखा है ₹5,000 पर मंथ के रेंट से। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 1997 एंड 1998। तो अब ये कहना चाहता है कि इसने जो लोन लिया है ना, वो 2001 से पहले लिया है, व्हेन द हाउसिंग लोन वॉज टेकन, मतलब 2001 से पहले लोन लिया है। तो पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में अपन को इंटरेस्ट का रिडक्शन मैक्सिमम 2 लाख मिलता है, बट अगर अपन लोन 2001 से भी पहले लिया है तो अपन को मैक्सिमम जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसके केस में इंटरेस्ट का रिडक्शन 30,000 ही मिलने वाला है। ठीक है, अब ये कह रहा है इसने प्रॉपर्टी के 2 हिस्से कर दिए, एक में खुद रहता है, एक तो उसने किराए पे दे रखा है। तो अपन सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी एड का यहाँ पे कंप्यूटेशन करेंगे। चलिए, यहाँ पे अपन हाउस प्रॉपर्टी एड का कंप्यूटेशन करते हैं। एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एक लेट आउट प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड उसमें कोई भी रेंट नहीं आएगा सर, रेंट नहीं आया, कुछ भी, सब कुछ जीरो है। अब जो इसने इंटरेस्ट पे किया है सर, कितना पे किया है उसने 88,000 का इंटरेस्ट पे किया है, बट इसका हाफ कितना होता है सर, 44,000 होता है, बट आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा सर, 30,000 ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 30,000 का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी केस में आपको इंटरेस्ट का रिडक्शन मिल जाएगा, और जो आपका इनकम आएगा हाउस प्रॉपर्टी से वो 30,000 माइनस में आ जाएगा। अब जो लेट आउट पोर्शन है उसके केस में उसको कितना रेंट मिला सर, 5,000 रुपये महीना, यानी कि साल का कितना हुआ 60,000 रुपये, 60,000 रुपये उसको रेंट मिला है। 60 में से आप क्या करोगे, ये आपका अनेवी बन जाएगा क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है अपन को। 60,000 में से आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, यानी कि 18,000 रुपये का। और जो इंटरेस्ट आपने पे किया, कितना पे किया सर, 88,000 का हाफ, क्योंकि हाफ प्रॉपर्टी है ना, 44,000 का आपको यहाँ पे पूरा डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो आपका इनकम आएगा वो आएगा 2,000 माइनस में, बराबर 2,000 ही माइनस है ना, 44 प्लस 18 62 बराबर 2,000 रुपये आपका माइनस में हाउस प्रॉपर्टी एड का इनकम आ जाएगा। तो आपका टोटल हाउस प्रॉपर्टी एड से जो इनकम आएगा वो आएगा 32,000 माइनस में। चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 अपन देख चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, मोटर कार वॉज पुट टू यूज बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पज। जो आपकी मोटर कार है वो ऑफिशियल पर्पज के लिए भी यूज हुई है और पर्सनल पर्पज के लिए भी यूज हुई है, और इसका 1/5 है, जो पूरी मोटर कार जो यूज हुई है उसका 1/5 ऑफ द मोटर कार यूज फॉर द पर्सनल पर्पज, मतलब उसका 1/5 भाग आपका पर्सनल पर्पज के लिए यूज हुआ है और बाकी वाला आपका बिजनेस पर्पज के लिए यूज हुआ है। तो इस इंफॉर्मेशन का अपन को क्या रिलेवेंस लेना है, सबसे पहले तो जो मोटर कार का मेंटेनेंस करवाया है ना 10,000 रुपए का, उसमें से आपको ओनली 8,000 रुपये अलाउड होने वाला है, 2,000 रुपये आपको अलाउड नहीं होगा क्योंकि आपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करा है। सेकेंड थिंग, जो आपने यहाँ पे मोटर कार परचेज करी है ना ये वाली, तो इसमें जो आपका डेप्रिसिएशन आएगा उसका 1/5 आपको अलाउड नहीं होगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो आपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करा है उसको। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया। अब अपन क्या करते हैं ना, पहले एक बार बिजनेस इनकम को निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सर अपन को डायरेक्ट मेथड से टैक्स निकालना है, ठीक है, इनकम निकालना है। तो अपन को यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा है, तो अपन को शुरू करना है रिसिप्ट से। सर अपन को कितना रिसिप्ट मिला सर, 59,38,000 का अपन को रिसिप्ट मिला है, 59,38,000 का अपन को रिसिप्ट मिला है। चलिए सर समझ गए। सेकंड, अब मेरी बात समझते जाना। सर ऐसे हमको समझ में नहीं आए तो आप इसको P&L अकाउंट बना के सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे सर, ये देखो ये P&L अकाउंट है, यहाँ पे अपना सेल्स आ गया 59,38,000, ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे देखो इस साइड में कुछ ऐसा है क्या जो अपन को इनकम में डालने लायक है, मोटर कार नहीं है, रेंट, रेंट अपना कौन सा वाला है। अब सर ये रेंट दे नहीं रखा है कि अपना हाउस प्रॉपर्टी वाला है या बिना हाउस प्रॉपर्टी वाला है, कुछ दे रखा है क्या ऐसा, नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब रेंट अपना बिजनेस का है। तो 50,000 रुपये अपन क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। वन सेकेंड, चलिए तो अपन ने अभी क्या किया, सबसे पहले अपने लिख दिया रिसिप्ट 59,38,000 का, ठीक है, अपने रिसिप्ट लिख दिया, ठीक है। फिर अपने क्या किया, थोड़ा इसको सही लिख देते ना, 59,38,000
फिर अपने पास आया रेंट। अच्छा रेंट तो अपना हाउस प्रॉपर्टी वाला है ना, ये रेंट तो अपना हाउस प्रॉपर्टी वाला है सर। तो रेंट तो अपना 60,000 था ना, उसको मिला 50,000 ये साल। रेंट तो था 60,000 रुपये, उसको मिला 50,000 रुपये है। तो यहाँ पे रेंट अपना बिजनेस में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, सेकंड आगे बात करते हैं अपन। मोटर कार वगैरह इसमें नहीं आएगा। स्टाफ को सैलरी दिया सर, अलाउड है या डिसअलाउड है? अलाउड है। तो P&L के अपन खर्चे में डाल देंगे। कितना डालेंगे सर? 21,50,000 रुपये। ये अपने खर्चे में डाल दिया। 1 सेकेंड, चलिए ये अपने खर्चे में डाल दिया। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बिजनेस में होते हैं, अलाउड है, 11,48,000 रुपये, ये भी अपने खर्चे में डाल दिया, P&L के डेबिट में डाल दिया। थर्ड सर, ऑफिस का रेंट दिया है 30,000, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हाउस रेंट वगैरह ये आपको ATC मिलेगा 1,00,000 रुपये का। तो अपन ATC का यहाँ डब्बा बना देते हैं, ATC का जो अपन को ATC मिलने वाला है। तो एक तो 1,00,000 का मिलेगा। सेकंड 24,000 अपन को LIC का मिलेगा। उसके बाद सर 4,25,000 जो गाड़ी खरीदी है, ये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका अपन को डेप्रिसिएशन मिलने वाला है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D मिलेगा अपन को 18,000 रुपये। उसके बाद 20,000 बुक परचेज करा है, इसका अपन को डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। कंप्यूटर का अपन को डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। PPF में जो सब्सक्रिप्शन लिया 20,000 का, उसको अपन को ATC मिल जाएगा। ठीक है, अपन को इतना ATC मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा? 1,44,000 का। और 18,000 का अपन को 80D मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अपन निकालते हैं डेप्रिसिएशन। अब मेरी बात समझना, मोटर कार है, जनवरी में खरीदी है, मतलब हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। अक्टूबर के बाद में परचेज करिए, तो 4,25,000 का 15%, फिर उसका हाफ कर देंगे तो कितना आएगा सर डेप्रिसिएशन अपना? सर अपना डेप्रिसिएशन कितना आएगा, फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए। सर 4,25,000 का 15%, और फिर उसका अपन हाफ कर देंगे। उसके बाद अपन को कितना आएगा सर? 31,875। तो पता है अपन ने 4/5 ही कार अपने बिजनेस के लिए यूज करा है, तो अपन को 4/5 इसका डेप्रिसिएशन मिलेगा। 31,875 का 4/5 कितना होगा सर? 25,500। इतना आपको अपना डेप्रिसिएशन मिल जाएगा मोटर कार पे। फिर बुक की बात करें, बुक पे और डेप्रिसिएशन हमको कितना मिलेगा सर? एक साथ को परचेज करा, मतलब फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। बुक पे अपन को मिलता है 40%, तो 20,000 का 40% हमको बुक पे डेप्रिसिएशन मिलेगा 4,000 का। फिर कंप्यूटर की बात करें तो अपन ने अक्टूबर के बाद परचेज करा, हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो कंप्यूटर में मिलता है सर 40%, 40 का हाफ 20% हमको यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो 30,000 का 20% अपना होगा 6,000 रुपये का आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। चलिए उसके बाद अगर अपन बात करें सर, बुक का अपन को कितना मिला? सर बुक का अपन को पूरा मिलेगा ना। हाँ, यहाँ पे अपन को 40% मिलेगा। तो 40% कितना होता है सर? 20,000 का 8,000 होता है सर, 8,000 होता है सर। अभी एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर 20,000 का 40% अपना 8,000 होता है। तो यहाँ पे मेरे से गलती हो गया कैलकुलेशन में। फिर बात करते हैं अपन कंप्यूटर के बाद अपन को किसका डेप्रिसिएशन मिलेगा? ये हो चुका है सर यहाँ पे। अब मेरी बात समझना, मोटर कार मेंटेनेंस का खर्चा अपन को अलाउड होगा, अपन को P&L में लेके जाना है। पर कितना लेके जाए सर? पूरा 10,000 रुपये? नहीं, 1/5 अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करा है, तो अपन को 8,000 रुपये यहाँ पे अलाउड होने वाला है। सर डेप्रिसिएशन कितना आया? सर डेप्रिसिएशन अपना आया है अभी तक यहाँ पे 14,39,500। और यहाँ पे अपन को कुछ और भी एसेट्स दे रखी है जो ओपनिंग में थी, अपन इस साल में परचेज नहीं करी है। तो फर्नीचर पे अपन को 10% मिल जाएगा, 6,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी पे 15% यानी कि 12,000 रुपये। और कंप्यूटर पे अपन को मिल जाएगा 40% यानी कि 20,000 रुपये। तो कितना आएगा? 38,000। और वो अपन ने ऊपर निकाला था 35,000, सॉरी 39,500। तो कितना आएगा? 73,500। इतना अपन को डेप्रिसिएशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट कितना आने वाला है? यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट कितना आने वाला है, फटाफट से बताइए मेरे को। कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ हो तो मेरे को बता देना प्लीज़। कहीं पर भी कोई टोटलिंग मिस्टेक हो या कुछ भी मिस्टेक लगे आपको, मेरे को बता देना। सर टोटलिंग मिस्टेक मेरे को यहाँ लग रही है कि यहाँ पे सर डेप्रिसिएशन में 38,000 प्लस 39,500,
सर 77,500 आता है। ओके ओके ओके, 77,500 आता है। तो यहाँ पे आपका बिजनेस हेड से इनकम कितना आएगा, फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए। सर आपका बिजनेस हेड से इनकम आएगा, वो आएगा 25 लाख, आएगा 25,24,500। ये आपका बिजनेस हेड से यहाँ पे इनकम आने वाला है। चलिए सर अपना बिजनेस हेड से इनकम आ गया, हाउस प्रॉपर्टी हेड से 32,000 अपना माइनस में आएगा इनकम। तो अपना टोटल इनकम कितना आएगा, इसमें से लेस कर दूँ 32,000। तो अपना सेट ऑफ है कि जो इनकम आएगा वो आएगा 24,92,500, क्योंकि अपना हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस 2 लाख तक सेट ऑफ हो सकता है अदर इनकम से। तो अपना यहाँ पे GTI कितना आएगा सर, 24,92,500 रुपये। अब अपन ये ओल्ड रिज्यूम से टैक्स पे कर रहे हैं। कंप्यूट द टोटल टैक्स इनकम ऑफ मिस्टर राजीव फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अज्यूमिंग दैट ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब ये नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे कर रहा है। तो अपन को 80C और 80D का डिडक्शन भी यहाँ पे दे देना पड़ेगा अपन को। तो 80C का कितना मिलेगा सर, 1,44,000, क्योंकि अपन को मैक्सिमम कितना मिलता है सर 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख से कम ही है तो पूरा मिल जाएगा। 80D अपन को मिल जाएगा 18,000 रुपये। तो अपना जो नेट इनकम यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा सर, नेट इनकम इसको लेस करने के बाद अपने पास आएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लेस करने के बाद नेट इनकम अपने पास आएगा 23,30,500। ये अपने पास यहाँ पे टोटल इनकम आने वाला है। आई होप आपको समझ में आया कि डायरेक्ट मेथड से अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप P&L बना लो वहाँ पे, या फिर आप क्या करोगे ना, जितना रिसिप्ट आया है उसमें से जो खर्चे अलाउड हो रहे हैं ओनली वो लेस करते जाओ, जो अलाउड हो रहे हैं वो लेस करते जाओ, टोटली लेस करते जाओ। क्योंकि अपने P&L अकाउंट में तो क्या होता है ना कि अपन को खर्चे पहले ही लेस करके दिए होते हैं, जो डिसअलाउड हो रहे हैं उसका अपन को एडजस्टमेंट करना रहता है। यहाँ पे जो अलाउड हो रहे हैं उनको लेस से ऐड करना होता है अपन को। ठीक है, यही फर्क है डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में। एक बार इस क्वेश्चन को आप वापस से करिए, आपका सारा काम यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, थैंक यू।